Students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Students, today we are going to study a new chapter in history, that is from hunting gathering to growing food. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि मैनकाइंड की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पे हुई, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर कहाँ उगाई गई। लेकिन आज अगर हम इस चैप्टर की बात करें और मेनली हम फोकस करें हमारे इस चैप्टर के नेम पर, काफी बड़ा नेम है चैप्टर का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग का मीनिंग होता है शिकार करना, हंट कहते हैं शिकार करने को। चलिए जी, ये यहाँ शिकार करने के लिए आया है, जंगली जानवर जो होते हैं उनको जो मारा जाता है उसे हम कहते हैं शिकार करना। ठीक है जी। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। देखो आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के टाइम पे न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो उसमें कहा जाता होगा कि गैदरिंग को मना है, 50 लोगों से ज़्यादा एक जगह गैदरिंग नहीं हो सकती, 100 लोगों से ज़्यादा एक जगह गैदरिंग नहीं होती। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। अगर लोगों की ये गैदरिंग हो रही है तो किसी जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर गैदरिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर गैदरिंग का मतलब है कि उन्होंने जो हंट किया, जिस चीज का शिकार किया, मान लो कोई जानवर मारा, एंशिएंट ह्यूमन ने, इंसान ने कोई जानवर मारा, तो कई सारे अगर जानवर मारे हैं तो उनको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? गैदरिंग। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब जानवरों को मारने से लेकर, जानवरों को मारकर इकट्ठा करने से लेकर फसल उगाने तक का प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमन जो था, आज से 10,000 साल पहले का या 8,000 साल पहले का या 20,000 साल पहले का जो मानव था, जो इंसान था, जो ह्यूमन था, वो किस तरीके से हंटिंग करता था, हंटिंग करने के बाद गैदरिंग करता था और कैसे कैसे किन किन प्रोसेस की मदद से उसने फूड को ग्रो करना सीख लिया, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया। अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आज के कंटेक्स्ट में हमारे यहाँ गेहूं की फसल होती है, आप कहेंगे जी होती है, चावल की, धान की फसल होती है, बहुत सारी फसल होती है, गन्ने की फसल होती है। तो हम ये फसल करना जानते हैं, लेकिन ये फसल कैसे स्टार्ट हुई, लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपके इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल मैंने इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है और एक एक करके हम हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं द अर्लीस्ट पीपल। पहले हम किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं? पहले हम बात करते हैं द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ? आज से बहुत समय पहले के जो प्राचीन मनुष्य जो था वो किस तरीके का हुआ करता था। देखो एक स्टोरी है जो बहुत मानी जाती है, कहा जाता है कि इंसान जो है सबसे पहले जो मैन जो है, सबसे पहले उसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है अफ्रीका में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। कहा जाता है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ होती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मानव की उत्पत्ति होती है। और ये आज से कितने साल पहले होती है? ये होती है आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो। कितने साल पहले? 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 20 लाख साल पहले पहला जो मैन था उसकी उत्पत्ति कहां पर होती है? अफ्रीका के जंगलों में। अब यहां पर एक वर्ड आया है मिलियन। आप देखिए मैथ का आपका जो चैप्टर है क्लास 6 का सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 2 मिलियन में कितने लाख होंगे? 20 लाख साल पहले। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले पहला ह्यूमन कहाँ मिला था हमें? अफ्रीका के जंगलों में मिला था। कुछ बुक में कहा जाता है कि ये 20 लाख की जगह क्या है? 15 लाख है। तो उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, जो हमारी क्लास में लगी हुई है, सरकारी किताब है ये एक तरीके से, तो इसमें लिखा हुआ है 20 लाख साल। तो आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में ह्यूमन की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उस समय ह्यूमन कहाँ रहता था? ह्यूमन रहता था जंगल में। कहाँ? जंगल में, जिसे हम कह सकते हैं फॉरेस्ट।
जंगलों में ह्यूमन रहा करता था। अब जंगलों में ह्यूमन रहा करता था तो जंगलों में ह्यूमन खाना कैसे खाया करता था? जंगलों में ह्यूमन खाना खाया कर सकता, एक तो उसके आसपास के जो फ्रूट्स होते थे उनसे अपना गुजारा किया करता था, दूसरा जो उसके आसपास के जो एनिमल्स होते थे उनको मारकर खा लिया करता था, उनको मारकर खा लिया करता था। फिर यह माना जाता है कि किसी कारण से जंगल में क्या लग गई होगी? आग, जंगल में लग गई होगी फायर। अब जंगल में आग लग गई होगी। यह भी कहा जाता है कि आज से जब इंसान 20 लाख साल पहले इन जंगलों में रहता था तो वो अपने हाथों का उतनी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था जितने अच्छे से आज इस्तेमाल कर पाते हैं। देखिए बंदर होता था, बंदर क्या करता है? बंदर होता है इस समय बंदर क्या करता है? अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता है। हाथ जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन हाथों का इस्तेमाल कर पाता है वो। वैसे यहां पर भी ह्यूमन क्या होता था? अपने हाथों का इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। तो जंगल में रहता था, पेड़ों पर चढ़ने का उसका काम होता था, ठीक है। अब जंगल में जब फायर लग गई तो यह कहा जाता है कि वो जंगल से निकल के ग्रासलैंड में जा पहुंचा। ग्रासलैंड में मतलब घास के मैदान में जा पहुंचा। अब घास के मैदान में गया तो देखो जब दोनों पैरों, अगर आप अपने इस समय देखो मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट होगी, मेरी हाइट है 6 फीट। अगर कोई इंसान जिसकी लंबाई 6 फीट है अगर वो अपने दोनों पैर और दोनों हाथों को जमीन पर टेक ले तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी? लगभग उसकी हाइट आधी हो जाएगी, लगभग हाइट मान लो 3 फीट रह जाएगी या 3.5 फीट रह जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ क्या हुआ करता था, जब ये ग्रासलैंड में आए तो ग्रासलैंड में इनकी हाइट तो नीचे होती थी उस टाइम, लेकिन ग्रासलैंड की ऊंचाई, घास की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती थी। अब घास की ऊंचाई ज्यादा होती थी तो मानव की प्रकृति कैसी होती है? चंचलता वाली होती है। अब ये घास के मैदान में झांक कर देखने का बाहर प्रयास कर रहे हैं। ये घास, इनकी लंबाई छोटी रह गई, घास है ऊंची, तो ये किसका इस्तेमाल करेंगे? ऊपर कूदने का इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने उचक के देखने की जब शुरुआत करी तो इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और धीरे 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 हजारों साल बाद, लाखों साल बाद 2 मिलियन पे शुरुआत हुई थी। लेकिन जो आज से लगभग 20,000 साल पहले का जो ह्यूमन था वो हमारी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता था। उसका पोस्चर कैसा था? पोस्चर कहते हैं आप जिस तरीके से खड़े होते हैं उसे कहते हैं पोस्चर। तो आज से 20,000 साल पहले के ह्यूमन का पोस्चर को कहा जाता है इरेक्ट पोस्चर। क्या कहा जाता है? इरेक्ट पोस्चर। और ऐसा पहला ह्यूमन जिसका पोस्चर कैसा था? बिल्कुल सीधा था, उसे कहा जाता है होमो इरेक्टस। क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कहा जाता है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? आप बोलेंगे होमो सेपियंस। हम जो आज के जो मानव हैं उनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, लेकिन जो पहला मानव जो सीधा खड़ा हो सकता था उसका साइंटिफिक नेम क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। इतनी चीज आपको अर्लीस्ट पीपल के बारे में समझ में आई होगी। अब देखो हम बात करते हैं व्हाई दे वर ऑन मूव। अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे? चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो अभी हमने यहां पे क्या पढ़ा कि जंगल में रहते थे, जंगल से ग्रासलैंड में क्यों पहुंचे? जंगल से ग्रासलैंड में पहुंचे क्योंकि जंगल में फायर लग गई थी। अब जंगल में फायर लग गई तो उन्हें उनकी जरूरत का फूड नहीं मिला, वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो ग्रासलैंड में निकल गए। और ग्रासलैंड से चलते चलते वो कहां आ गए? एक टाइम के बाद वो मेनलैंड पर आ गए, जो जमीन होती है उस पर आ गए, ठीक है, मेनलैंड में आ गए। अब मेनलैंड में भी उन्होंने कहां रहना स्टार्ट किया? उन्होंने रहना स्टार्ट किया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारे। हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कहां पर रहते थे वो? नदियों के किनारे रहते थे। अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन क्यों जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन हमेशा जाएंगे इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में ह्यूमन हमेशा क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो वो मूव करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? क्योंकि खाने की तलाश में जा रहे हैं। मान लो 1000 या 10,000 लोगों का एक झुंड है, आप मानिए एक चीज को, 1000 या 10,000 लोगों का एक झुंड है और एक बाग है, उस बाग में बहुत सारे फल लग रहे हैं और उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो बाग के सारे फल खा जाएंगे कि नहीं? फिर उन्हें दूसरे बाग में जाना पड़ेगा कुछ खाना खाने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता था, अर्लीस्ट ह्यूमन क्या करते थे?
हंटर गैदरर्स होते थे, एक तो वो शिकार करते थे अपने चारों तरफ के लोगों का, और शिकार करने के अलावा जो उनके चारों तरफ जो पेड़ पौधे होते थे उन पर जो फल आया करता था वो उन्हें खाया करते थे। लेकिन एक समय मान लो 1 साल या 6 महीने के बाद एक ऐसा समय आता होगा कि वो उस जगह के सारे फल खा जाते होंगे या उस जगह के एनिमल्स को मार के खा जाते होंगे। तो उस टाइम के बाद उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता होगा, एक कारण। दूसरा कारण देखिए, जितनी भी फसलें होती हैं या जितने भी फल उगते हैं वो सीजनल होते हैं। आम कब आता है? गर्मियों के मौसम में। अब ये वाला जो मौसम आने वाला है अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई में आप क्या खाएंगे? आम खाएंगे। आम साल के 12 महीने तो नहीं चलता ना। तो ऐसे ही जो फल जो होते हैं वो साल के 12 महीने अवेलेबल नहीं होते, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तीसरी चीज, जो नदियां जो होती हैं, नदियों के किनारे रहते थे, तो कुछ नदियों का पानी आपने देखा होगा, देखो आपके आसपास अगर तालाब हो तो तालाब में आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तब तालाब में बहुत पानी होता है। लेकिन जब गर्मियों का टाइम आता है, मतलब ये जो अप्रैल मई का जो टाइम आता है, बारिश आने से पहले का समय जो होता है, उस समय तक तालाब सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि उन्हें उतनी वाटर सप्लाई होती नहीं, रेन इतनी होती नहीं, तो सूख जाता है। ऐसे कुछ नदियां ऐसी होती होंगी जिनका पानी सूख जाता होगा, और पानी की तलाश में ह्यूमन क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा व्हाई दे वर ऑन मूव। एक जगह से दूसरी जगह अर्लीस्ट पीपल क्यों जा रहे थे? मेन रीजन जो था वो खाने से रिलेटेड था, सर्च ऑफ फूड से रिलेटेड था, और वाटर भी एक फूड का ही पार्ट है। तो ये 2 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो अबाउट देम। हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में कैसे जानते हैं? तो देखो, हमें हमारे अर्लीस्ट पीपल के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। किसकी वजह से? आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, और हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जगह जगह पर खुदाई भी करते रहते हैं, और खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ऐसे को क्या हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है जगह जगह पर एक्सकेवेशन करना, खुदाई करना, और खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनके आधार पर हमें बताना कि हमारे पास्ट में कौन सी चीज़ किस तरीके की हुआ करती थी। अब मान लो, अब खुदाई में कैसे पता चलेगा? अब खुदाई करी इन्होंने किसी जगह पर, और वहां पे इन्हें टूल्स मिले, मतलब कोई औजार मिले, ठीक है। खुदाई करी, वहां पर इन्हें बोन्स मिली, खुदाई करे वहां पर इन्हें सीड्स मिले। तो इन चीजों से ये क्या क्या बता सकते हैं? टूल्स से बता सकते हैं। जैसे टूल्स क्या होते थे? एंशिएंट टाइम में टूल्स का इस्तेमाल किस लिए करा जाता होगा? हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करा जाता होगा? शिकार करने के लिए। अगर टूल्स मिल रहे हैं तो टूल्स को बनाता कौन होगा? ह्यूमंस ही बनाते होंगे ना, इंसान ही बनाते होंगे, और कोई जानवर तो इतना कुशल होता नहीं कि वो बना पाए। अगर बोन्स मिल रही हैं, अलग अलग जानवरों की बोन्स मिल रही हैं, तो इससे ये बता सकते थे कि कौन कौन से एनिमल्स रहा करते थे, कौन कौन से एनिमल्स रहा करते थे। मान लो इन्हें बोन्स मिलती हैं, अब उन बोन्स को मिला के उन बोन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसे आजकल के कुत्ते का होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे कुत्ता होता था। ऐसी कोई गाय का मिलता है तो हम कह सकते हैं गाय भी होती थी। कह सकते हैं नहीं, कह सकते हैं ह्यूमंस की बोन्स मिलती हैं तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस भी होते हैं। अगर हमें सीड्स मिलते हैं तो उससे हम क्या कह सकते हैं? अगर हमें सीड मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर होती होगी। बीज कब मिलते हैं? खेती करने से ही तो मिलते हैं, एग्रीकल्चर होती होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो फैक्टर हैं, ये हमें किसकी वजह से पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से पता चलता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जिस जगह पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब आर्कियोलॉजिस्ट जिस जगह पर खुदाई करके कुछ चीजें ढूंढते हैं, इन जैसी कुछ चीजें, बोन्स, टूल्स, सीड्स, या फिर कोई पेंटिंग, आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह पर एक्सकेवेशन करके या खुदाई करके इनमें से कोई एक चीज को ढूंढते हैं, तो उसी जगह को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स। क्या कहते हैं हम? आर्कियोलॉजिकल साइट्स। समझ में आया?
ये है हमारा इस चैप्टर का 4th टॉपिक जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं इस बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पर एक ये इंडिया का मैप देखें। आप अपनी स्क्रीन पर एक इंडिया का मैप देख रहे होंगे। ये कुछ एक्सकेवेशन साइट्स हैं, मतलब इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये भी आपको 1 मिनट में पता चल जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी कोई ग्रीन कलर से डॉट है या रेड कलर का कोई डॉट है या ये जो शेप बने हुए हैं वो दिखाए गए हैं, इन जगह पर हमारी आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और खुदाई करने के बाद उन्हें हमारे पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्टोन एज के बारे में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 मिलियन ईयर्स एगो से क्या हुई, 2 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 20 लाख साल पहले से क्या है, मानव की उत्पत्ति हुई। और हम आज कौन से साल में हैं? 2021 में है। और 2021 भी कौन सा? एडी, 2021 एडी। देखिए लास्ट वीडियो जब हमने करी थी तो लास्ट वीडियो में हमने किस चीज़ के बारे में बात करी थी? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी डेट्स। डेट्स में हमने पढ़ा था एक एडी क्या होता है और एक हमने पढ़ा था बीसी क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था? एडी क्या होता है और हमने एडी और बीसी, इन 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। अब इन 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी तो दोबारा 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूं अगर आप में से कुछ लोग भूल गए हों। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। और एडी का मीनिंग होता है एनो डोमिनी, ये रही इनकी फुल फॉर्म। तो देखो एक रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में वो अपने जो गॉड मानते हैं वो मानते हैं जीसस क्राइस्ट को। तो ये कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है उस जन्म से बाद का जितना भी समय होगा वो काउंट होगा एडी में, और उनके जन्म से पहले का जितना भी समय होगा वो काउंट होगा हमारा बीसी में। मतलब बिफोर क्रिस्ट भी बोला जाता है इसे, और इसे आफ्टर डेथ भी कह देते हैं, लेकिन ये होता है एनो डोमिनी। तो बीसी और एडी ये 2 चीजें हैं। अब देखिए अगर हम 2021 में रह रहे हैं तो हम रह रहे हैं यहाँ 2021 एडी में, मतलब आज का समय। और इस समय को मान लो ये 0 है। उनके जन्म के 10 साल बाद का समय 10 एडी और उनके जन्म के 10 साल पहले का समय 10 बीसी। उनके जन्म से 1000 साल पहले का समय 1000 बीसी। उनके जन्म से 20 लाख साल पहले का समय 2 मिलियन बीसी। ये सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया, अब इस टाइम पीरियड को डिवाइड करा गया, इस टाइम पीरियड को डिवाइड करा गया। देखो एंशिएंट मैन जो होता था आज से बहुत साल पहले, मतलब प्राचीन मानव जो होता था वो टूल्स का जो इस्तेमाल करता था, हथियारों का जो इस्तेमाल करता था, वो मेनली बने होते थे स्टोन के। किसके बने हुए होते थे? स्टोन के बने हुए होते थे, पत्थर के बने हुए होते थे। इसलिए एक एज कही जाती है जिसे हम कहते हैं स्टोन एज। एक एज कही जाती है स्टोन एज। एक ये टाइम पीरियड होता है, ये एक समय का अंतराल है। और इस समय के अंतराल को किस समय से किस समय तक का है? ये 2 मिलियन से लेकर 6000 बीसी तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। और स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड के बीच का जो ह्यूमन था, इस पीरियड के बीच का जो ह्यूमन था वो स्टोन्स का यूज बहुत ज्यादा किया करता था। मतलब स्टोन उसकी जिंदगी का एक इतना अहम हिस्सा था जैसे हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है हवा पानी। स्टोन के बिना उसका गुजारा नहीं था। जंगल में रहता था, जंगली जानवर होते थे और जंगली जानवर ह्यूमन से स्ट्रॉन्ग ही होते थे, लेकिन फिर भी उन जानवरों को मारकर उनका शिकार कर कर वो अपना ही रोजी रोटी चलाया करता था। और वो हथियार किस चीज के बनते थे?
स्टोन के बनते थे। किस चीज के बनते थे? स्टोन के बनते थे। इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा गया? स्टोन एज कहा गया। अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। जैसे पहले पार्ट को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज, दूसरे पार्ट्स को कहा जाता है मीजोलिथिक एज, और तीसरे पार्ट को कहा जाता है नियोलिथिक एज। तीसरे पार्ट को क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब आप इन तीनों वर्ड्स में एक चीज कॉमन देखेंगे, आप इस तीनों में कॉमन देखेंगे लिथिक। क्या कॉमन है? लिथिक। तो एक वर्ड होता है लिथ, इंग्लिश का एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है स्टोन, जिसका मतलब होता है पत्थर। अगर अब मैं पैलियोलिथिक पीरियड को अगर डिवाइड करूं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है पैलियो, दूसरा लिथिक। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, मीजो का मीनिंग होता है मिडिल, और नियो का मीनिंग होता है न्यू। मतलब पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज या न्यू स्टोन एज, इस तरीके से कह सकते हैं। तो आज से जो सबसे पुराना समय होगा वो पैलियोलिथिक एज, उससे कम पुराना मीजोलिथिक एज, और उससे थोड़ा नया न्यूलिथिक एज। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो ये है आपका 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज कहा जाता था। 2 मिलियन बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अगर मैं बात करूं 10,000 बीसी से लेकर 8000 बीसी तक के टाइम पीरियड की, 10,000 बीसी से लेकर 8000 बीसी तक के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है मीजोलिथिक एज। और अगर मैं 8000 बीसी से लेकर 6000 बीसी तक के टाइम पीरियड की बात करूं तो इसे कहा जाता है न्यूलिथिक एज। इसे क्या कहा जाता है? न्यूलिथिक एज कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? पैलियोलिथिक एज में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो हुआ डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर। जो ह्यूमन था उसने फायर की डिस्कवरी कर ली थी कि आग कैसे लगाई जाती है, इस कला में उसने महारत हासिल कर ली थी। कौन से पीरियड में? पैलियोलिथिक एज में। इसके अलावा पैलियोलिथिक एज में शिकार करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पत्थर से बने हुए जो उनके औजार होते थे वो वजन में थोड़ा भारी हुआ करते थे। पत्थर से जो उनके औजार बनते थे वो वजन में थोड़ा भारी हुआ करते थे। उसके बाद समय आया मीजोलिथिक एज का, हजारों साल का समय गुजरा, फिर समय आता है मीजोलिथिक एज का। तो जो मीजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड में जो क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। किस टाइम पे? मीजोलिथिक के टाइम पे। अब मीजोलिथिक के टाइम पे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो होती है क्या? कि एग्रीकल्चर होनी स्टार्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हो जाती है होनी, तो देखो 2000 साल का समय है। ये 2000 साल के समय तक ह्यूमन ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ये एक पौधा निकलता है, ये पकता है, फिर इसमें से बीज निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता रहता है और धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर को करना सीखता रहता है। लेकिन जब नियोलिथिक एज का जब टाइम आता है, नियोलिथिक एज का जब टाइम आता है तो वो एग्रीकल्चर करनी भी सीख लेता है और जंगली जानवरों को अपने घर पालना भी स्टार्ट कर देता है। जानवरों को अपने घर पालना भी स्टार्ट कर देता है। देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो जाता है। देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसकी जरूरत ह्यूमन को क्यों पड़ी होगी? देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो आपके सामने एक ऐसी चीज है जो आपके जरूरत की चीज है, लेकिन आपको उसकी आज जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी 1 महीने बाद, तो आप उसे आज ही अपने पास रख लेंगे। मान लो ह्यूमंस को खाने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें कोई, मान लो कोई डॉग मिल गया, डॉग मतलब कोई कुत्ता मिल गया, तो वो ले गए अपने साथ, बांध के रख लिया कि जब जरूरत पड़ेगी काट के खा लेंगे।
ऐसे ही तो करते थे पहले, लेकिन फिर उन्होंने इसके कुछ फायदे भी देखे होंगे। अब हर एक इंसान के फायदे होते हैं, जब फायदे देखे होंगे तो उन्होंने सोचा यार इसे मारते नहीं है, इसे पालना स्टार्ट करो। ऐसे ही गाय भैंसों के साथ हुआ होगा कि इन्हें मारते नहीं है, इनसे और काम इस्तेमाल करो। तो एग्रीकल्चर जब होनी स्टार्ट हो जाती है तो एग्रीकल्चर के साथ ही बहुत सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर के चेंज आने से क्या हुआ, पहले ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पैलियोलिथिक एज में भी मीजोलिथिक एज में भी। हमने हमारा सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, वाई दे वर ऑन मूव, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह वो खाने की तलाश में जा रहे थे। लेकिन एग्रीकल्चर की डिस्कवरी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जब उन्होंने करनी सीख ली तो उनके पास खाने की तो कोई कमी रहेगी नहीं। मान लो आपके घर के पास में कोई एक 10 बीघे का खेत है, 10 बीघे के खेत में गेहूं हो रहे हैं, तो उस 10 बीघे के खेत में इतने गेहूं हो जाते हैं कि 100, 200, 300, 400 लोगों 100, 200 लोगों का पूरे साल तक का गुजारा हो सकता है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर से ये फायदे होने स्टार्ट हुए। अब देखो लास्ट में इस चैप्टर के मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ इमेजेस कि किस तरीके के टूल्स पैलियोलिथिक एज में और मीजोलिथिक एज में और न्यूलिथिक एज में इस्तेमाल होते थे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये पिक्चर देख रहे हैं। पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स हैं वो किस तरीके के हैं आप देख सकते हैं, हैंड एक्स, स्क्रैपर, चॉपर, ग्रिंडर, हमर, एरोहेड्स, फ्लेक्स, बर्निश। उसके बाद अब आप अपनी स्क्रीन पर दूसरी इमेज देख रहे होंगे, उसमें मीजोलिथिक एज के टूल्स हैं और मीजोलिथिक एज के जितने भी टूल्स हैं आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे होंगे इस समय वो न्यूलिथिक एज की है और न्यूलिथिक के एज के जो आप टूल्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बारे में एक और कहा जाता है कि न्यूलिथिक एज के जो टूल्स थे, जो हथियार थे, वो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड थे और सबसे ज़्यादा सुंदर थे। देखो हजारों साल के टाइम से जब हजारों साल इंसान को गुजर गए हथियार बनाते बनाते, तो इंसान ने क्या करा, हजारों साल का जब समय गुजर गया तो उसे हथियार बनाने अच्छे से आ गए होंगे। उसके बाद उसने इस तरीके के हथियार बनाए जिसमें था पॉलिश्ड एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स, रिंग स्टोन, सिकल, प्लो, हारपून और मुलर। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ। तो मैनकाइंड का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, जो हमारा लास्ट का टॉपिक है। देखो सबसे पहले क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स के बाद धीरे धीरे फायर की डिस्कवरी करी, फिर एग्रीकल्चर के बारे में सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करा, और जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे वो चलना बंद हुआ और सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट करी। किसने, ह्यूमंस ने। तो बच्चों ये हमारा आज का पूरा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।